अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। चोक एंड फ्लिप ट्रेडिंग की दुनिया में रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करने के सबसे बेहतरीन सेटअप्स में से एक सेटअप माना जाता है। और प्रो ट्रेडर्स जो स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वो चोक एंड फ्लिप को बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको चोक एंड फ्लिप के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि चोक और फ्लिप क्या होते हैं, इनको चार्ट पे कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनको फाइंड आउट करने के बाद आपने इनकी बुनियाद पर अपनी ट्रेड एंट्रीज कैसे लेनी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन पर हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम चोक और फ्लिप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चोक किसे कहते हैं। चोक का मतलब है जनाब चेंज ऑफ फैक्टर। चार्ट में यानी ट्रेडिंग की दुनिया में आपको प्राइस बार बार अपना चेंज ऑफ करैक्टर करती हुई नज़र आएगी। और चेंज ऑफ करैक्टर का मतलब ये होता है कि प्राइस ने डायरेक्शन चेंज कर ली है या नहीं। चेंज ऑफ करैक्टर का सिंपलेस्ट मीनिंग ये है चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिएगा, ये प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है और अप ट्रेंड में जाते जाते प्राइस एक काम कर रही होती है। और वो क्या कर रही होती है कि प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही होती है। ये प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था ना प्राइस का, कि ये हाई लगा था और प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया, तो इसे हम एक स्ट्रक्चर, जहाँ पे प्राइस को कोई कंफ्यूजन फील होती है वहाँ पर प्राइस एक रिवर्सल लेती है और इस रिवर्सल को जब प्राइस ब्रेक करती है तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ करैक्टर की सूरत में भी प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिवर्स डायरेक्शन में करती है। यानी जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रही हो तो उस वक्त प्राइस हायर हाई, जो आपका लेटेस्ट हायर हाई लगा होता है, प्राइस इसको ब्रेक कर रही होती है। लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर हम किसे कहते हैं कि जब प्राइस एक ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक करे जो कि प्राइस के लिए एक सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस लेवल की सूरत में भी होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही होती है तब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कहते हैं। लेकिन जब प्राइस सपोर्ट ब्रेक कर रही होती है ना, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। अब जब ये प्राइस ने चेंज ऑफ करैक्टर किया, उसके बाद प्राइस ऊपर किसी एक मकाम तक गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस उस सप्लाई ज़ोन तक जाएगी या उस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी जिसने इस सपोर्ट लेवल के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर किया था। वहाँ से जाने के बाद जब प्राइस अपने, यानी ये लो आपका चेंज ऑफ करैक्टर लो कहलाएगा, ठीक है, चोक कहलाएगा ये वाला लो। जब प्राइस ऊपर गई और सप्लाई जोन से उसको दोबारा रिजेक्शन मिली और उसने इस चेंज ऑफ करैक्टर वाले लो को भी ब्रेक कर दिया, अब जब प्राइस वापस ऊपर पुल बैक लेने के लिए जा रही है तो इस न्यू लो को हम फ्लिप कहते हैं। ठीक है, इस लो को जिसने डायरेक्शन चेंज करने का आपको इंडिकेशन दिया था, इसको हम चोक कहते हैं, यानी चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। और इस लो ने जिसने आपको डायरेक्शन रिवर्सल को कंफर्म कर दिया, यानी जब भी दो लो आपको रिवर्स डायरेक्शन में मिल जाएंगे तो वो दूसरा लो कंफर्मेशन होता है, तो इस दूसरे लो को हम फ्लिप कहते हैं। इस सूरत हाल में प्राइस के लिए ये ज़रूरी नहीं होता
कि वो ऊपर वाली सप्लाई तक लाजमी जाए। यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। प्राइस के लिए ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो जा भी सकती है, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होगा कि यहाँ पर आपको प्राइस ऐसे ऐसे करके दिखा रही होगी ना, ट्रेंड बना रही होगी, तो हो सकता है यहाँ पर कहीं पे आखिरी सप्लाई आपके पास यहाँ कहीं आई हुई होगी, तो प्राइस यहीं से वापस आ जाएगी। अगर तो ये एक सिंपल एक ज़्यादा मैस हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये एक सिंपल लेग होती, इस तरह की एक सिंपल लेग होती, तो हो सकता है कि प्राइस फिर इसी सप्लाई ज़ोन तक वापस जाती। ऐसा भी आपको देखने में मिलेगा। लेकिन अगर ये लेग ऐसे-ऐसे करके बनी है, तो हो सकता है ये जो आखिरी सप्लाई ज़ोन आपके पास बनेगा, वो ऐसे बनेगा, तो प्राइस फ्लिप बनाने के बाद ये आपका फ्लिप है, ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर है, क्योंकि इसने प्रीवियस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक किया है और आपको ये पहला इंडिकेशन दिया है कि प्राइस अब रिवर्स होने जा रही है इस चोक ने। और जब चोक भी ब्रेक होकर एक नया लो प्राइस बना लेती है, उसे हम फ्लिप कहते हैं। और इस फ्लिप की बुनियाद पर फिर हम अपनी ट्रेड एंट्री लेते हैं। चोक की बुनियाद पर हम अपनी ट्रेड एंट्री नहीं प्लान करते, हम हमेशा अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करते हैं फ्लिप की बुनियाद पे। जब प्राइस फ्लिप बना ले, तो हम क्या करेंगे कि प्राइस में पुल बैक का इंतज़ार करेंगे और करीब तरीन जो भी आपका करीब तरीन सप्लाई ज़ोन होगा या करीब तरीन आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को हम फाइंड आउट करेंगे, करीब तरीन को, मैं फिर कह रहा हूँ करीब तरीन को। और वहाँ पे आप अपनी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बुनियाद पर, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक जब आप फाइंड आउट करते हैं, तो आप अपनी ट्रेड एंट्रीज़ कैसे लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख रखी हुई है, तो आपको पता है कि अगर आप सपोज़ कर लेते हैं ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन है, तो हमने 2 तरह की एंट्रीज़ लेना सीखी थी कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए, तो आप इसके बॉटम से ही अपनी सेल एंट्री पेंडिंग ऑर्डर की सूरत में प्लान कर लें। या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि आप इसके 50% का, इस कैंडल के 50% पर आप अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने चौक और फ्लिप को फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने सप्लाई ज़ोन फाइंड आउट करना है या ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। जो मर्ज़ी आप फाइंड आउट कर लें, सप्लाई ज़ोन फाइंड आउट कर लेंगे तब भी ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही एरिया में होते हैं। इसीलिए दोनों तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आप जो है वो अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चौक और फ्लिप जो है वो अच्छी तरह से उनकी डेफिनेशंस समझ आ गई हैं। अब हम इनको चार्ट पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त यूरो यूएसडी के 1 एज टाइम फ्रेम में हूँ। आप ये देखें कि प्राइस जो है वो हायर हाई बना रही थी, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नए स्ट्रक्चर्स बना रही थी, और फिर प्राइस ने ये आखिरी लो ये लगाया था प्राइस ने, ठीक है। ये आखिरी लो था जिसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। प्राइस ने एक रैली की, रैली करने के बाद प्राइस ने आखिरकार ये लो ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखाऊं, थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं, ये देखें इस रैली ने ये वाला लो ब्रेक किया था, ऐसे ही है ना, ये देखिएगा। तो इसका सप्लाई जोन ये आखिरी कैंडल बन गई, आखिरी कैंडल, ये वाली आखिरी कैंडल इसका सप्लाई जोन बन गई। ये आपका बन गया चोक, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, क्योंकि प्राइस ने अब ऊपर जाते जाते एकदम अपने लो को एक्सटेंड कर दिया है। जो लो होता है अप ट्रेंड में, वो सपोर्ट होता है, ठीक है। प्राइस को उससे नीचे नहीं आना चाहिए। अब कभी भी प्राइस अपने हायर लो को एक्सटेंड करके नीचे गिर जाए, तो फिर आपको ये पहला इंडिकेशन मिल जाता है कि प्राइस में चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, अब इसका ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। तो देखें ये चोक बना, चोक ने इस लो को एक्सटेंड किया,
तो आपको पता लग गया चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है। प्राइस वापस अपने सप्लाई ज़ोन तक गई, जो कि ये था, ये हमारा सप्लाई ज़ोन था और ऑर्डर ब्लॉक भी था, आपने देखा। और प्राइस ने इस चोक को भी एक्सटेंड कर दिया। मैंने आपसे कहा था कंफर्मेशन हमेशा फ्लिप आपको देती है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। ये फ्लिप बनी। फ्लिप जो है वो चोक से नीचे बनती है, आपको पता है, वो हमेशा फ्लिप जो है वो चोक को एक्सटेंड करेगी। अब जब चोक ने फ्लिप बना दी, फ्लिप जब बनी तो हमें कंफर्मेशन होगी ट्रेंड अब डाउन है। अब हमें डाउन एंट्री ही ढूंढनी है, जो मर्जी हो जाए, अब हमने बाय एंट्री नहीं ढूंढनी। तो हमारा इस सूरत हाल में हमारा सप्लाई जोन क्या था, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। ये हमारा चोक था, ठीक है। ये हमारा फ्लिप बन गया। मैं सी को थोड़ा सा बेहतर कर दूं। तो ये फ्लिप का सप्लाई जोन हमारा ये था, ठीक है। तो देखें आप, फ्लिप के सप्लाई जोन तक एंट्री आई और यहाँ पर आपने अगर पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा हुआ था तो आप देखें आपको इमीडिएट फ्रूट मिला और आपकी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई, आपने लॉस नहीं किया इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशंस के बाद। क्योंकि देखें प्राइस तो यहाँ से गिरना शुरू हो गई थी ना यार। आपने यहाँ एंट्री नहीं ली, आपने यहाँ एंट्री नहीं ली, यहाँ नहीं ली, यहाँ नहीं ली, आपने इधर जाके एंट्री ली है। इतनी ज़्यादा प्राइस में डिक्लाइन आने के बाद आपने यहाँ जाकर एंट्री ली है, तो इसकी कंफर्मेशन या इसकी अथेंटिसिटी लेवल भी इतना ही ज़्यादा है, क्योंकि आपने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, प्रॉपर सेटअप, अपनी ट्रेडिंग को एक सेटअप देने के बाद, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लुएंसेस उसमें ऐड करने के बाद आपने एंट्री ली है। तो यहाँ पर आप पूरा स्टैंडर्ड लॉट भी लगा सकते थे और आप यहाँ से लेके 1.0813 से लेके एटलीस्ट 1.0705, जो तकरीबन 80 पिप्स के करीब करीब बनता है, 80 पिप्स आपने अगर स्टैंडर्ड लॉट में अपनी प्रॉफिट अर्न किया हो तो आप खुद सोचें कि आपका प्रॉफिट कितना बनता है। तो चौक और फ्लिप की बुनियाद पे जो आप ट्रेड्स लेते हैं वो ज़्यादा अथेंटिक होती हैं, उनमें विनिंग ऑड्स ज़्यादा होते हैं और उनके लॉस करने की रेशो बहुत कम होती है। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और ये जो मैंने आपको एक ट्रेड सेटअप बनाकर दिखाया है, ये एक सेटअप ही आपके लिए एज ए एग्ज़ाम्पल काफ़ी होगा। अगर नहीं काफ़ी तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें। मैंने बड़े आराम से, प्यार से आपको ये सेटअप बताने और समझाने की कोशिश की है। मुझे चौक और फ्लिप के बारे में बार बार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसलिए इस दफ़ा जो वीडियो है वो चौक और फ्लिप के बारे में बना दूं, ताकि आप लोगों की ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके जहनों में चौक और फ्लिप के बारे में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।